सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसका चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार, उसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है नन्हा फनकार। नन्हा यानी छोटा सा, फनकार यानी कलाकार, यानी जिसमें कोई हुनर हो वो क्या कहलाता है? फनकार कहलाता है। कलाकार जिसमें कोई कलाकारी का गुण हो। ठीक है, तो अब नन्हा यानी कोई छोटा सा है, कोई बच्चा है, उस बच्चे की यहाँ पर उस बच्चे के बारे में बता रखा है कि वो कितना जो है कलाकार था, उसको कितना अच्छे से काम आता था, अपना जो भी काम वो करता था वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो जो कार्य करता था बहुत ही सुंदर कार्य वो करता था। और इतना छोटा बच्चा और इतनी अच्छी, तो ये जो कहानी है या ये जो प्रसंग दिया हुआ है ये एक छोटे से बच्चे का है जो कि आगरा का जो ताजमहल है और लाल किला जो है वो जो बनाने वाले कारीगर हैं उनका बच्चा है, और उसी की कलाकारी, उसी के जो हुनर है उसी के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा अध्याय। देखिए, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। वह लड़का यानी जिस बच्चे के बारे में, जिस लड़के के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में कहा गया है कि वह लड़का जो है एक चौकोर लाल रंग का पत्थर है। चौकोर यानी इस तरीके का स्क्वायर में एक चौकोर पत्थर है और वो पत्थर का रंग भी कैसा है? लाल रंग का है। उसके पास वो जो है बैठ गया है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। उस बच्चे ने क्या किया? जल्दी से यानी धीरे से हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कोई प्रार्थना यानी ईश्वर से, तो धीरे से बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बोलना। ठीक है, तो बुदबुदाना धीरे धीरे से प्रार्थना बोली और अपना छेनी और हथौड़ा यानी जिस कार्य को करने के लिए इसको जो भी शस्त्र चाहिए, जो हथियार चाहिए वो उसके पास हैं। तो उसके पास दो शस्त्र, एक तो छेनी है यानी जिससे ऐसे मारा जाता है, और मारने वाला जो औजार है वो है हथौड़ा। उससे क्या करता है? उसको उठा करके वो अपने काम में जुट गया यानी अपने कार्य में लग गया। सॉरी, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले यानी थोड़े दिन पहले ही उस बच्चे ने क्या किया था? ये जो लाल पत्थर है उस पर घंटियां, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से जो होती है बैल, उस बैल को बनाना उसने शुरू किया था। और कतार यानी होती है पंक्ति यानी लाइन जिसको हम कहते हैं, तो उसकी लाइन बनाना और कड़ियां जो होती ना एक के साथ एक इस तरीके से जोड़ना, तो इस कड़ियां उकेरना उसने शुरू किया था एक के बाद एक जोड़ करके। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाए और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। और उसने क्या किया? छेनी हथौड़ा निकाला और जहां उसने ये कड़ियां जोड़ना शुरू किया था वहीं पर छेनी रखी और हथौड़े से मार करके जो है नक्काशी करना यानी उस पर कलाकारी करना शुरू कर दिया। वो पत्थर को, मतलब उस कार्य को, अपने कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरिंचे छितरा जाती। किरिंचे यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे ही वो हथौड़ी से मारता तो उससे जो उस पत्थर से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो छितरा यानी बिखर जाते, सभी तरफ ऐसे उड़ रहे थे, इधर उधर बिखर रहे थे। और वह आंखें सिकोड़ लेता। आंखें सिकोड़ लेना यानी आंखों को बंद कर लेना थोड़ा सा। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है, यानी बीच में धीरे धीरे आवाज में वो कुछ गा भी रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराज का मतलब होता है साथ में काम करने वाले, जो उसी के जैसा काम कर रहे हैं, यानी छेनी हथौड़े से जो है कलाकारी कर रहे हैं, कोई काम जो है नक्काशी का काम कर रहे हैं, तो साथ में काम करने वाले संगतराज कहा गया है। तो वो भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था। अब ये जिस बच्चे के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, कहा ना उसके लिए शब्द आया है नन्हा,
उसका विशेषण आया है नन्हा, तो वो कितने साल का है, वो है यहाँ पर 10 साल का, और अभी अपना काम सीख ही रहा था। भाई बच्चा है, अभी शुरू किया है उसने सीखना। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। पिताजी ने, वो ये जो कलाकारी सीख रहा था वो अपने पिताजी से सीख रहा था। पिताजी ने पहले तो उसको सीधी लाइन बनाना सिखाया और फिर उसके बाद उसमें घुमाव देना सिखा दिया, तो वो उसको बहुत अच्छे से इस काम को वो सीख रहा था। एक बार सिखाते ही वो सीख जाता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि घंटियों को बनाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि घंटियों में क्या थे, घुमाव थे और बहुत बारीकी का काम था। सीधे काम नहीं था, घुमाव और बारीकी का काम था, इसीलिए उसके लिए ये काम सबसे मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी ये जो घंटियां बनाई है इसके बाद और कौन कौन सी चीजें से आगे बढ़ना, यानी नक्काशी को और अच्छे तरीके से और सीखना। यानी उसके बाद जो कठिन, हम कहते हैं ना पहले सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं, तो ये बच्चा भी पहले सीधी लाइन, फिर उसके बाद घुमावदार, फिर घंटियों से शुरुआत करी, तो फिर वो कहता है, वो सोचता है कि इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं बहुत बारीक बारीक यानी भी मोटा काम कर रहा हूँ, अब फिर मैं बारीक करना शुरू करूंगा। महीन यानी बहुत बारीक और नफीस यानी सुंदर, बहुत बारीक और सुंदर बेल बूटे बनाऊंगा, कमल के फूल बनाऊंगा क्योंकि कमल के फूल में भी बहुत सारा कटाव जो है रहता है, और लहराते हुए सांप यानी जो हवा में ऐसे झूलते हुए, इस तरीके के सांप भी मैं बनाऊंगा, और इठलाकर चलते हुए घोड़े। ये सब कलाकारी मैं अपनी इन पत्थरों पर उकेर पाऊंगा, ये सब मैं सीख जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं कि भाई मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख जाऊंगा जब मैं अभ्यास इसका आगे करता चला जाऊंगा। और आपको जैसा कि इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, एक बच्चा है जो उसने हथौड़ा ले रखा है और जो है वो उसको रख करके अपने कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये पत्थर है, इस पे वो घंटियां बना रहा है, हाथ में हथौड़ा है और ये जो है हथियार उसने ले रखा है। उसके बाद क्या होता है, कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उसके पिताजी कहाँ से आकर के बसे थे, वो रहते थे गुजरात में, और आकर के वो आगरा में रहने लगे थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। आप लोगों को पता होगा दिल्ली में जो है लाल किला जो है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो बादशाह अकबर जब ये गुजरात से आकर के आगरा में आकर के रहने लगे थे, उस समय बादशाह अकबर किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया। अब ये जो महल का काम चल रहा था, केशव के पिता को भी यहीं पे काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी यानी जो उसके पूर्वजों का घर है, यानी उसके दादा दादा के भी पिताजी जो हैं, जहां वो रहते थे, वो वहां जाने का, तो जो गुजरात से आए थे तो गुजरात में ही पुश्तैनी घर होगा, तो वहां जाने का तो केशव का मौका भी नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वो तो यहाँ आगरा आकर के रहने लगे हैं और वहीं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। यहीं पे जहाँ रह रहे वहीं घूमना फिरना, तो यही उसकी जगह थी अब परमानेंट। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। यानी इतनी सब लोग अपने अपने हथौड़ी और छेनी से अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो इसी बीच में पैरों की, किसी के चलने की आवाज भी उसके कानों पे नहीं आ रही थी, क्योंकि सब खटखट ठक ठक की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया, और जैसे ही ये आवाज के साथ दूसरी आवाज उसको आई तो वो एकदम से चौंक गया। चौंक जाना यानी आश्चर्यचकित रह गया। क्या, और क्या कहता है, और जब आवाज क्या आती है, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है। उसके कानों में क्या आवाज आई, किसी की आवाज आई कि माशाअल्लाह ये
मतलब हम किसी की तारीफ करते हैं तो ऐसे ही किसी ने भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के कहा माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, यानी उसको पीछे से आवाज आ रही है, कोई उससे इस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। और ये जो है ये संबोधक है, संबोधक चिन्ह है यहाँ पे। फिर आगे, पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जैसे ही उसे जो उसको आवाज आ रही थी, प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न में उसने देखा पीछे कि भाई कौन है, कौन बोल रहा है, तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। तो फिर वो क्या बोलता है, देखो, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। अब बच्चे से जब प्रश्न पूछा गया तो बच्चा बोलेगा कि हाँ सही में, बेशक यानी बिना शक के, बिना किसी डाउट के कहते हैं कि ये मैंने ही बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? अब बच्चा जो है जब उससे ऐसा पूछा गया तो वो भी इस तरीके से उनसे बात करता है कि क्या मैं बनाता हुआ नहीं दिख रहा हूँ आपको, कि भाई ये कौन बना रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ। देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी यानी कहते हैं ना तपाक से जवाब दे देना, किसी ने प्रश्न पूछा और जल्दी से हाथों हाथ जवाब देना, तो वो होता है तल्खी से जवाब देना, तपाक से जवाब देना। तो कि क्या आपको ये आप क्या नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो पत्थर पे तराशने का कार्य मैं ही कर रहा हूँ? तो केशव ने बहुत तपाक से जब जवाब दिया तो उन्होंने जो इनसे प्रश्न, जिसने बच्चे से प्रश्न पूछा, तो वो कहते हैं दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, भाई दिख तो रहा है मुझे कि भाई तुम ही काम करते नजर आ रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत छोटे नजर आ रहे हो। वह आदमी हंसते हुए बोला। फिर जितने में ही केशव कहता है मैं 10 साल का हूँ, मतलब अपने आप को वही सोचता है मैं बहुत बड़ा हूँ, तो इस तरीके से जवाब देता है मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, यानी वो केशव जो है जहाँ काम कर रहा है उसके पास में एक बड़ा सा पत्थर रखा है, तो वो जिसने ये सारे प्रश्न किए थे वो वहीं पे उस पत्थर पर बैठ जाता है और उससे पूछते हैं, तब तो काफी बड़े हो भाई, 10 साल के हो गए हो तो मतलब बहुत बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने भी क्या कहा, भाई तुमने 10 साल की उम्र में ये काम शुरू किया है, तो मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि पहले वो उसके पीछे थे तो वो सिर्फ ऐसे मुड़ करके पूरा नहीं देख पा रहा था। तो अब वो जो आदमी है वो केशव के पास ही में पत्थर पर बैठे हैं, तो वो उनको बहुत आराम से देख पा रहा है, अच्छे से देख पा रहा है। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, यानी जो आदमी है उसकी उम्र 30 साल के ऊपर थी। कद मझोला का मतलब होता है न ज्यादा लंबा और ना ही ज्यादा छोटा, जो बीच का है, ठीक है। वह सफेद अंग रखा और पाजामा पहने हुए था। अंग रखा यानी एक बड़ा सा जो कुर्ते जैसा कपड़ा होता है, बड़ा सा, जिसकी आस्तीन भी काफी बड़ी होती है और ढीला ढाला सा जो होता है, उसको कहते हैं अंग रखा, यानी पहनने का वस्त्र है, और नीचे उन्होंने पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी, यानी ये एक उनका गेटअप बताया गया है कि वो कैसे दिख रहे हैं। एक तो मंझोले कद के हैं, बीच के कद के हैं, ना ही ज्यादा हाइटेड है और ना ही ज्यादा छोटे हैं, तो बीच के कद के हैं। सफेद जो है कुर्ता जैसा पहना हुआ है उन्होंने और पजामा पहना हुआ है। उनके जो है बहुत लंबे लंबे बाल हैं और उन्होंने गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है, अच्छी तरह से ढके हुए थे और वो पगड़ी के अंदर उनके बाल बहुत अच्छे से ढके हुए हैं। फिर आगे, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। जैसे ही जब केशव ने उनको सामने से ये सारा उनका देखा तो वो मन में सोचता है कि लगता है ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, यानी बहुत पैसे वाला है। जिस तरीके के उसके वस्त्र, उसका गेटअप वो देखता है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा लग रहा है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, भाई कपड़े तो ऐसे पहने रखे थे, फिर इतनी बड़ी बड़ी मालाएं उससे पहन रखी है, बहुत जो है सोने की अंगूठियां उसने उंगलियों में पहन रखी है, एकदम तीखी सी नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें हैं, यानी मूछों से उनके होठ भी ढके हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी सी घनी सी मूछें हैं। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि
तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। वो मतलब बैठ कर के बादशाह को, जो व्यक्ति है उनको देख ही रहा है, उनको पूरे से देख रहा है कि उन्होंने क्या क्या मतलब क्या क्या पहना हुआ है, कैसे वो दिख रहे हैं, और अपने मन में एक रेखा चित्र भी उन्होंने उसने बना लिया है व्यक्ति का, उसका। तो जितने में ही वो ऐसा मन में सोच ही रहा है उनके प्रति, इतने में ही वो जो आदमी है उसने कहा कि भाई ये जो तुमने लड़ी बनाई है इसमें भी काफी काम बाकी है, बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने केशव बोलता कि हाँ अभी बाकी है, उतने में ही उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। भाई वो कुछ जवाब देता उसके पहले कोई तेज दौड़ करके आ रहा है, उसकी आवाज सुनाई देती है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। कौन था जो दौड़ करके आया था? महल का पहरेदार। और वो आकर के क्या कहता है, हुजूर आपको देखो ये जो चिन्ह दिखेगा, यानी इस तरीके का चिन्ह, ये होता है संबोधक चिन्ह। किसी को हम संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, या हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वहां पर भी जैसे कहा था ना माशा अल्लाह, तो उसके बाद भी ये चिन्ह था। अब यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या कहा गया है? हुजूर कहा गया है। ठीक है, हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। और वो आकर के, वो व्यक्ति उस आदमी से आकर के, जो पत्थर पर बैठा हुआ है केशव के सामने, उससे आकर के कहता है कि माफ करे हुजूर, मुझे आपके आने का यहाँ पता नहीं चला। हांफते हुए उसने कहा, हांफते हुए क्योंकि बहुत तेज गति से वो दौड़ते हुए आया था तो उसकी जो है सांस चढ़ रही थी, तो ऐसे ही वो बोला। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, यानी केशव भी भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, और उसको घूरते हुए यानी आंखें दिखाते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? और वो उस बच्चे से कहता है कि भाई खड़ा हो जल्दी से, बेवकूफ तुझे ये नहीं पता कि ये कौन है, और तेरी इतनी हिम्मत के जरूरत, यानी तेरी इतना साहस कि तू इनके सामने बैठा हुआ है, झुककर सलाम कर इन्हें, यानी उस बच्चे को वो ऐसा कहता है। अब केशव का माथा ठनका, केशव को नहीं पता था कि ये कौन है, उसका जो है वो सोचने पर मजबूर हो गया। क्या सोचता है देखो, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। बदहवासी यानी जल्दबाजी में, बेचैनी में उसके हाथ में जो छेनी थी वो छूट करके नीचे गिर गई। क्या रे कौन है ये? बेचैन हो गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, मन में सोच रहा, अरे ये कहीं बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। खरगोश जैसे धीरे धीरे इस तरीके से किसी को देखता है, वैसे ही वो भी बादशाह अकबर को देखने लगा। उसके पहले तक सब कुछ जो है नॉर्मल था, कि सामान्य सा था, कि उसको नहीं पता था कि ये अकबर है, महाराजा अकबर हैं, तो वो उसी तरीके से बातचीत कर रहा था। लेकिन जैसे उसको पता चला तो वो भी थोड़ा सा सहम गया और वो धीरे धीरे से आंख उठा करके बादशाह अकबर को देखता है। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। दखलंदाजी यानी बीच में उसका आ जाना। एक वार्तालाप चल रहा था, अच्छा सा सामान्य सा वार्तालाप चल रहा था, उसमें उन्होंने बीच में आकर के जो हस्तक्षेप किया, ये बादशाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींच करके यानी गुस्सा होकर के पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, कि भाई चले जाओ, अभी हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। असमंजस यानी वो नहीं सोच पा रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी असमंजस वाली स्थिति में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे, अपना काम करने लग जाए, या फिर वो जो कहे वो करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। यानी उसका डर जो है, जैसे अकबर मुस्कुराए तो उसका डर भी थोड़ा कम हो गया था। फिर क्या होता है देखो, फिर अकबर कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो अकबर ने नरम आवाज में पूछा, यानी बहुत सॉफ्ट सी आवाज में पूछता है वो
बादशाह जो है, क्योंकि वो तो बादशाह हैं, कैसे भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने भी देखा ये बच्चा है तो बहुत सॉफ्ट आवाज में कि इसका डर जो है खत्म हो जाए, तो उसने कहा केशव। उसे नपातुला जवाब दिया। नपातुला यानी जितना पूछा गया है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं बोला वो। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? वो कहते हैं बादशाह अकबर, क्या तुम मुझे ये काम करना सिखाओगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया, यानी बोला नहीं, बोला बस सिर से ऐसे जवाब दिया कि हाँ। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। भाई तुम्हें मेरे लिए ये चीजें लानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो, हथौड़े और छेनी के बिना तो नक्काशी नहीं हो सकती, तो इसके लिए तुम्हें मेरे लिए ये लाना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव यानी बहुत तेज गति से वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए, क्योंकि काम सीखना था तो वो वहीं पे पास में बैठ गए ताकि बच्चे को भी लगे कि वो आसानी से काम सिखा सके। और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से, संदेह यानी शक भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? कि भाई क्या आप ये कर पाएंगे, कर लेंगे? क्योंकि आप तो बादशाह हैं, आपको ऐसे काम की तो आदत नहीं है। तो बादशाह अकबर क्या कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। बादशाह कहते हैं कि भाई मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। तो यानी तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा? तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, यानी डर गया एकदम कि भाई पता नहीं क्या होगा। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता भाई, आप ये बैठ करके काम करें, ये अच्छा नहीं लगता। आपके पास तो बहुत दूसरे काम है, तो आप पे ये काम अच्छा नहीं लगेगा। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, अनमने यानी कुछ उदास होने के भाव से ऐसा कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, कि भाई मिट्टी से भरा हुआ कोई टोकरी जैसा था, उसको मैंने उठाने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? कि भाई ये काम उससे भी ज्यादा कठिन है क्या? तो केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा कि किस तरीके से छेनी पकड़नी है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, यानी जैसे उसके पिताजी ने उसको सिखाया था बिल्कुल वैसे के वैसे ही वो बादशाह अकबर को सिखाता है। यानी पहले कोयले का जो कोयला होता है, काला होता है, उससे पत्थर पर निशान बना दिया और फिर वहीं पे जो है छेनी रख करके और हथौड़े से उस पर निशान बनाने थे, ठीक है। और वैसे गंभीरता से कहता है, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी इसके आगे पीछे आपको नहीं होना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। यानी जैसे ही उन्होंने छेनी रख करके जोर से मारा तो वो जो घाव था, वो जो कटाव था वो और ज्यादा गहरा हो गया। तो क्या कहते हैं, अरे रे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी कि अरे रे ऐसे नहीं करना, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, यानी बहुत तेज आपको नहीं मारना है वरना कटाव ज्यादा गहरा हो जाएगा। ऐसे फिर वो बताता है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, आंखें मीच कर यानी थोड़ी खोलें, पूरी नहीं खोलनी है वरना किरिंची उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। और अकबर क्या कहते हैं, जी हुजूर, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा, आंखें थोड़ी बंद रखूंगा ताकि ये जो इसके पत्थर के टुकड़े हैं ये आंख में ना चले जाएं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। हिंदुस्तान यानी पूरे हिंदुस्तान किसको कहते हैं, पूरे भारत को। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो ये भूल गया था कि ये जो मेरे पास बैठे हैं ये हिंदुस्तान के यानी भारत के बादशाह हैं। आपको जैसा कि पता भी होगा ये हिंदुस्तान के तीसरे मुगल बादशाह रहे हैं। एक इनसे पहले जो है बाबर रहे हैं, बाबर के बाद हुमायूं, और तीसरे जो है अकबर रहे हैं। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। एक अनाड़ी से यानी जिसको कुछ भी नहीं आता,
कौन है? बादशाह अकबर अनाड़ी है। और वो खुद कैसे बन गया है? वयस्क, यानी वयस्क हम कहते हैं 18 साल की, यानी जो समझदार हो। तो वो यहाँ समझदार है तो 10 साल का बच्चा, लेकिन वो उस कार्य में उनसे ज्यादा जानता है, तो वो अपने आप को वयस्क समझ रहा है और अपनी उन पर धाक जमाना उसको बहुत मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ जाना यानी गुस्से से देखना, आंखें ऊपर करके गुस्से में देखना। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता कि हाँ, सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए, यानी बहुत आराम से, और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल यानी जिज्ञासा के साथ, सब बहुत जानने की इच्छा होती है ना, क्योंकि अब बादशाह बैठे हैं एक छोटे से बच्चे के साथ और उससे काम सीख रहे हैं, तो सभी वो दोनों तो भूल गए, लेकिन आसपास जो काम करने वाले हैं वो इस चीज को जान रहे थे और बहुत ध्यान से जो है उन दोनों को देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी जैसा उस पर था उससे भी ज्यादा सुंदर बनाने की वो कोशिश कर रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो वो कहता है, कारखाना? अब कारखाना है क्या? इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। कैसा कारखाना? जैसे इसने बच्चे ने कहा, भाई कारखाना, कैसा कारखाना? तो फिर कहते हैं, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यानी मेरी जितनी भी फौज है, मेरी जितनी भी जो जनता है, उसमें जो सबसे अच्छे कलाकार होंगे, सबसे अच्छे होनहार कलाकार होंगे, वो ही इस कारखाने में काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। यानी जितने भी कलाकार हैं वो मेरे इस कारखाने में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। कि भाई आप जिस कारखाने की बात कर रहे हैं, मैं वहां जरूर से जरूर काम करना चाहता हूं। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। भाई तुम अपना काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। भाई क्या आप वापस से आएंगे आज जैसे आए हैं? तो वो कहते हैं, बादशाह अकबर, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच, संगतराश यानी जो पत्थर का काम कर रहे हैं, उकेरने का, वही है। संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ थी, क्योंकि उसको तो बार बार बादशाह अकबर ही नजर आ रहे थे, उनकी बातें ही नजर आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। भाई इतने फेमस हो गए सब लोगों के बीच में, तुम्हारी ही बातें हो रही है कि आज तो आपका बेटा जो है बादशाह अकबर के साथ बातें कर रहा था, उनको काम सिखा रहा था। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। केशव अपने पिता से कहता है कि भाई जो बादशाह हैं, उन्होंने कहा मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। नेक यानी बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है। भाई इतने सारे उनके पास सुंदर सुंदर महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं?
भाई ये जो काम चल रहा है क्यों बनवा रहे, इतने महल हैं, फिर क्या जरूरत है और महल बनवाने की। तो पिताजी कहते हैं, पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। भाई ये जो बनवा रहे हैं इसके एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, यानी उनके कोई बच्चा नहीं था, तब इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती, अजमेर में जिसकी दरगाह है, के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। किसने कहा था? ख्वाजा सलीम चिश्ती ने, कि आपकी एक नहीं 3 संतानें होंगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, जो अभी उनके बच्चों के नाम हैं। तो इन्हीं के लिए उन्होंने कहा था। तो केशव ने चहकते हुए कहा, यानी उसने बच्चे ने नाम भी बोल दिए कि भाई ये 3, तो चहकते हुए कहा बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। भाई इसी के कारण उन्होंने कहा और उन्हीं के लिए ये उन्होंने सीकरी शहर बनवाया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। सलीम वहीं से लिया है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। पिताजी ने कहा, भाई इसी के लिए हम भी जो है पत्थरों को तराश रहे हैं। तो बच्चा कहता हूँ, और ऐसे करके यानी हूँ की आवाज को लंबा खींच दिया उसने। केशव उनीदी आवाज में बोला, उनीदी यानी नींद से भरी हुई आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। अब पिताजी देखते हैं भाई बच्चा सो गया है, तो फिर अब इसके जो अभ्यास प्रश्न में उसमें से देख लेते हैं कौन सा प्रश्न करने के हैं, वो हम कर लेते हैं। चैप्टर तो हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। बच्चा सो गया, सारी उसी घटनाक्रम को सोचते हुए उसको भी नींद आ गई है। प्रश्न है, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है केशव के काम की तारीफ में कहा, तो नहीं है। यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। तीसरा है केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। चौथा ऑप्शन है घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए। पांचवा ऑप्शन है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। और अगला ऑप्शन है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसका सही जवाब है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न उससे किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो ये प्रश्न करने जैसा नहीं, प्रैक्टिकल प्रश्न है। केशव के पिता गुजरात से, यहां से हम देखते हैं कहानी से में हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो देखो, हम जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं, दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही सामान्य रूप से जो है केशव से बातचीत कर रहे थे और उसी वो जो माहौल है उस स्थिति को सामान्य ही बना रहने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर उस बच्चे को पता चले, केशव को पता चले कि मैं बादशाह हूं, तो वो मुझसे बात करने में कतराएगा। तो इसीलिए पहरेदार का आना, उसका दखलंदाजी करना के बादशाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उससे केशव बात करने में हिचकिचाने लगा था। अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो यहाँ पर केशव का बड़े आदमी से मतलब है, जैसे ही उसने बादशाह अकबर को देखा तो उन्होंने जो है बहुत कीमती मालाएं पहन रखी थी, उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी, और जो उनका जो वस्त्र जो पहने हुए थे उनको देख करके लग रहा था कि ये बहुत मतलब इतने महंगे वस्त्र, इतने सब कुछ पहन रखे हैं, तो ये कोई बड़े आदमी ही हैं। अगला, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ, जैसे हाथी जैसी मदमस्त चाल, गाय सी बहुत सीधी है ना,
और घोड़े जैसी टेढ़ी चाल। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से इसलिए देखा क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं और इनके पास तो दूसरे ही बहुत सारे काम हैं, तो वो इस काम को कैसे करेंगे, इसीलिए वो उन्हें संदेह भरी नजरों से देखता है। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे से इस तरह के कार्य करवाना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें चोट लगने का और दुर्घटना होने के बहुत सारे जो है चांस रहते हैं, इसीलिए ये कार्य इतने छोटे बच्चे के साथ ये कार्य करवाना उचित नहीं है। अगला है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो कि भाई अगर आपके सामने भी कोई इतना बड़ा बादशाह आकर के आपसे सामान्य रूप से आपसे बातचीत करे तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी घटना थी ये। तो अगर आप अपने साथ भी अगर कोई ऐसा करता है या आप जैसे बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है तो आप किसी को बताओगे तो बहुत एक्साइटेड होकर के ये सारी चीजें उनको बताओगे। तो ये प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं और ये अध्याय भी हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।